हेलो एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एक्चुअल में इसमें दो शब्द हमें महत्व के हैं। सबसे पहला है हमारा ओटाइटिस और दूसरा है मीडिया। ओटाइटिस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ओटो और आइटिस। ओटो मतलब कान, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मीडिया मतलब मिडल। यानी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। सबसे ज़्यादा कॉमन ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और इसका कारण भी हम देखेंगे कि छोटे बच्चों में ये क्यों ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ये तो हमने समझ लिया कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। इस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को समझने के लिए हमें यूस्टेचियन ट्यूब को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को समझने के लिए। तो एक डायग्राम की मदद से हम यूस्टेचियन ट्यूब और उसके फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारा पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारा मिडल ईयर है और ये जो मिडल ईयर को नेसोफेरिंग से जोड़ी हुई है ये ट्यूब जो है ये क्या है? हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब बोनी और कार्टिलेजिनस होती है जो कि हमारे नेसोफेरिंग्स को मिडल ईयर कैविटी से जोड़ती है और ये यूस्टेचियन ट्यूब मिडल ईयर कैविटी की एंटीरियर वॉल पे जाके ओपन होती है। अब इस यूस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब का फंक्शन ये है कि ये मिडल ईयर के अंदर जो प्रेशर है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है इसको इक्विलिब्रियम में बना के रखती है। उसके अलावा यहाँ पर मिडल ईयर में जो भी सिक्रेशन हो रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी यूस्टेचियन ट्यूब का काम होता है। इसके अलावा जो नेजोफेरेंजियल रिफ्लेक्स के कारण जो कंटेंट है वो मिडल ईयर में ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ फंक्शन थे और कुछ बातें हैं। ये जो हमारा यूस्टेचियन ट्यूब है ये बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों होती है, यानी इसके अंदर कुछ भाग जो इसका बोन से बना होता है और कुछ भाग जो इसका कार्टिलेजिनस होता है। इसके बारे में हम आगे अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में, पर अभी इस टॉपिक को समझने के लिए इतना समझना काफ़ी है। ठीक है, तो जो हमारा इसका कोज है इडियोपैथोजेनेसिस हम देखें जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का जो मेन कारण है वो ऐसे सारे कारण जो कि हमारे यूस्टेचियन ट्यूब को क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे या उसे ब्लॉक कर दे, वो सारे कारण हमें हमारे जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को करने वाले होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे इसका एक कारण बताया गया है फेरेंजाइटिस, इसको समझेंगे कैसे करता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा जो इन्फेक्शन हो गया वो हो गया। एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो गई, ये छोटे बच्चों में ही देखने को मिलती है एडिनोइड हाइपरट्रोफी, क्योंकि एडिनोइड्स जो है वो एडल्ट्स में नहीं पाए जाते। उसके अलावा दो मसल है हमारे पास में, लिवेटर वेली पेलेटिनी और टेंसर वेली पेलेटिनी। ये दोनों मसल जो है ये यूस्टेचियन ट्यूब को डायलेट करने, उसको ओपन करने, इनमें जो है मदद करते हैं। अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे, ये फेल हो जाए, तो उसके कारण भी जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन रूट है जिसकी मदद से हमारा जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो फैलता है, वो क्या है? हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। और इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? फेरेंजाइटिस हो, जिसके ऊपर जो कि वायरल, कॉमनली वायरल से होती है। इसके अलावा फेरेंजाइटिस के ऊपर सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और जो आगे जाके प्रोसीड होता है ओटाइटिस मीडिया में। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। और ये जो हमने चार कारण पढ़े थे, फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया का इन्फेक्शन, एडिनोइड हाइपरट्रोफी, लिवेटर वेली पेलेटिनी मसल का फेल हो जाना, टेंसर वेली पेलेटिनी मसल का फेल हो जाना, इन सब कारणों में भी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का कारण है वो क्या है? हमारा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के द्वारा इन्फेक्शन होना। अब ये जो हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ये 3 स्टेजेस में इसकी पैथोजेनेसिस कंप्लीट होती है। जो पहली स्टेज होती है वो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन है, दूसरी है हाइपरेमिया जिसको हम प्री सुपुरेशन भी बोलते हैं, यानी पस फॉर्मेशन की पहले वाली स्टेज, यानी अभी पस फॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले वाली स्टेज क्या है? प्री सुपुरेशन। और आखिरी क्या है? हमारी सुपुरेशन, जिसके अंदर मिडल ईयर कैविटी में हमारा पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब इस मिडल ईयर कैविटी में जब सुपुरेशन के कारण पस फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी को ही हम सीरस ओटाइटिस मीडिया भी कह देते हैं। ठीक है, सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सॉरी, है ना, इसको हम क्या बोल देंगे? सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कह देंगे। अब देखिए हमारा ये जो 3 स्टेजेस है, सबसे पहला ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरेमिया
और जिसको हम प्री सुपुरेशन बोल रहे हैं, और तीसरा स्टेज जो कि सुपुरेशन क्या है। इन तीनों स्टेजेस को पहले हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं और इसको फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को होने के लिए सबसे पहले फेरेंजाइटिस होगी। फेरेंजाइटिस यानी कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण फेरिंग्स के अंदर क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण जो ये हमारे यूस्टेशन ट्यूब है इसमें इडिमा डेवलप हो रहा है, जिसके कारण ये जो है हमारी यूस्टेशन ट्यूब क्या हो रही है, ब्लॉक हो जा रही है। अब ये इसको ऐसे समझो कि जैसे यहाँ से अब क्या हो रहा था, ये एयर प्रेशर को मेंटेन कर रहा था ताकि ये जो मिडल एयर केविटी है इसके अंदर एयर प्रेशर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एयर प्रेशर वो जो क्या है वो मेंटेन हो रखे, इक्विलिब्रियम बना रहे उसके अंदर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यूस्टेशन ट्यूब है ये ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। नेगेटिव प्रेशर यानी आप क्या समझते हैं, जैसे आप कोई बोतल है उसको आप क्या करें, उसका ढक्कन खुला हुआ है और उसको आप दबा के छोड़ दें तो वो क्या होगा, उसके अंदर वो सक्शन की तरह उसके अंदर प्रेशर बनेगा। तो वही क्या है, हमारा नेगेटिव प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, मिडिल एयर कैविटी में। तो मिडिल एयर कैविटी में जब नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होगा तो ये एयर डम क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पीछे आएगा। तो जब भी हमारा ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी क्या हुआ, फेरेंजाइटिस के कारण, इडिमा डेवलप होने के कारण यहाँ पे जो हमारी यूस्टेशन ट्यूब है वो क्या हो रही है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। अब दूसरा ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में दूसरा जो स्टेज है वो क्या है, हमारा हाइपरेमिया या प्री सुपुरेशन वाली स्टेज। इसमें क्या होगा, ये जो हमारी मिडिल एयर कैविटी है इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन के कारण या इन्फ्लेमेशन के कारण ये क्या हो जाएंगी, ब्लड वेसल हाइपरेमिक हो जाएंगी, और ये कह सकते हैं कि इनके अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एंडोथीलियल जो गैप जंक्शन है वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण इसमें से जो एक्सुडेट है वो बाहर निकल के मिडिल ईयर कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। और आखिरी में जाके हमारी स्टेज ऑफ सुपुरेशन आती है, जिसके अंदर पस फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर सीवियर पेन पेशेंट को फील होता है। अब देखिए और इसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे 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 इसके अंदर क्या होता जाएगा, फ्लूइड फील होता जाएगा, फ्लूइड फील होता जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, ये रिट्रैक्शन हो रहा था हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जब हमारा ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि इसमें नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसके कारण ये प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो बल्ज होती हुई हमको बाहर की तरफ दिखेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खींची जाएगी, और जब बाद में क्या होगा, जब ये इसके अंदर पस भरने लगेगा तो क्या होगा, इसके अंदर ये बल्ज होने लगेगा। और दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे जब हाइपरेमिया होगा तो क्या होगा, इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, ब्लड ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसके अंदर कैसा है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसा दिखने लगेगा हमें, कार्टविल शेप का। ये समझाऊंगा मैं कि कैसा दिखेगा अपन को, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि हाइपरेमिया जो होगा उसके अंदर हमारा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो कैसा दिखेगा, कार्टविल शेप का या कार्टविल जैसा इसका आकार दिखेगा। और जो हमारा सुपुरेशन वाला जो प्रोसीजर होगा या जो स्टेज होगी उसके अंदर जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज होके जो है वो बाहर आने लगेगी। अब देखिए और क्या हो सकता है इसके अंदर, कि जैसे मान लो बल्ज हो रही है, होती एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रप्चर भी हो सकती है। तो रप्चर होगी तो उसके कारण यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से पस जो है वो बाहर निकलने लगेगा, और ये जो पस है ये सिक्रेशन है वो बाहर आने लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओटोरिया बोलते हैं। और ये एक पल्स की फॉर्म में एकदम प्रेशर के साथ में, ये पल्स के साथ में ऐसे बाहर आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटाइल ओटोरिया होगा। ये ऐसा लगेगा जैसे लाइट हाउस में से वो लाइट निकलती है ना, वैसे ही इसमें से पस ऐसे निकलते हुए आपको दिखेगा, इसलिए इसको लाइट हाउस साइन भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम इटियोपैथोजेनेसिस को इसको यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा क्या होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टेज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर सबसे पहले जो स्टेज होगा हमारा ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन को होगा, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, फेरेंजाइटिस के कारण वहाँ पे इडिमा हो रहा है, जिसके कारण यूस्टेशन ट्यूब क्या हो जा रही है, हमारी ब्लॉक हो जा रही है, जिसके कारण नेगेटिव प्रेशर हमारे मिडल ईयर के अंदर डेवलप होगा, जिसके कारण क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी, पीछे की तरह आ जाएगी। दूसरे स्टेज में क्या होगा, हाइपरेमिया या प्री सुपुरेशन कंडीशन है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा मिडल ईयर के वॉल्स का, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी, और जिसके कारण एंडोथेलियल गैप जंक्शन बढ़ने के कारण जो हमारा एक्सुडेट है वो बाहर आने लगेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर पेन होगा और कार्टविल अपीयरेंस होगी। ये कार्टविल अपीयरेंस जो है वो डायग्नोस्टिक साइन है कि अगर किसी की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कार्टविल जैसे दिख रही है, कार्टविल जैसे दिखेगी कैसे, मतलब ये जैसा मान लो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या है, ये अम्बो है ना,
और यहाँ पे ऐसा लाइट का ये दिख रहा है मान लो। अब इसमें क्या होगा, ये आपको दिख रहा है लाइन, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, जो कि एक तरीके से कैसी दिख रही है, जैसे ये अपना पहिए के अंदर जो व्हील के अंदर जो लकड़ी दिखती है ना, वैसे ही इसके अंदर क्या दिखेंगे, हमारे ब्लड वेसल ऐसे दिखेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्टविल अपीयरेंस होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, जो कि हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक है किसका, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। यानी किसी पेशेंट को आप ओटोस्कोप से देख रहे हैं और उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में आपको कार्टविल अपीयरेंस दिख रहा है, तो वो डायग्नोसिस उसकी क्या आप बताओगे, आप एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है उसे। उसके बाद में थर्ड स्टेज क्या है, सुपुरेशन। सुपुरेशन में उसी जो एक्सुडेट है उसमें पस फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेन इस स्टेज में होगा, सबसे ज़्यादा पेन होगा इस स्टेज में हमारी, कौन सी, सुपरेटिव स्टेज में, जिसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अब मैंने बताया था कि आपको पस ज़्यादा बनेगा तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती होगी, दिखेगी आपको, क्या होगा, बल्ज होती हुई दिखेगी। और जैसे ही वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो वो पेन जो हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, उसको रिलीव हो जाएगा। और जो मोस्ट कॉमन साइट है रप्चर होने की, वो भी उसकी क्या है, पोस्टीरियर पार्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमारी ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये ऐसी नहीं होती एकदम हॉरिजॉन्टल, ऐसी नहीं होती, ये कैसे होती है, ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये मान लो ये मेरी टिप है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, और ये जो मेरा थंब जहाँ पे है वो क्या है, एंटीरियर पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। और ये मान लो ये अपनी ये जो आप नली मान लो यहाँ पे इमेजिन कर लो, जो कि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो ये कैसी होगी, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऐसी लगी होती है, एंगल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल से लगी हुई होती है, जिसमें ये जो पोस्टीरियर एंड है वो लेटरल होता है और जो हमारा एंटीरियर एंड है वो कैसा होगा, मीडियल होगा। तो ये वाला जो है पोस्टीरियर एंड है वो आगे की तरफ ज़्यादा होता है, मतलब ये लेटरली ज़्यादा होता है, तो ये आपको ज़्यादा बल्ज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पोस्टीरियर साइड है वो क्या आपको ज़्यादा बल्ज की तरफ दिखेगा। और आपने पहले ही पढ़ा है कि ये जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जब ये रप्चर हो जाएगा तो इसमें जो पस आएगा, है ना, पस आएगा, तो ये सिक्रेशन वगैरह जो आएंगे वो पल्सेटाइल फॉर्म में आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटाइल ओटोरिया बोलते हैं, जो कि लाइट हाउस की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको लाइट हाउस साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने पूरा समझ लिया कि ये क्या है, हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है। तो इसमें सामान्यतः हम चिकित्सा कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ताकि हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे उसको कंपनसेट कर सकें। एनाल्जेसिक देंगे ताकि जो भी पेन हो रहा है पेशेंट को उसको हम हटा सकें, और डीकंजेस्टेंट देंगे। अब इसको जैसे आप मान लो कोई पेशेंट आया है, वो आपको क्या कंप्लेंट दे रहा है और उसमें आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि देखो, मान ले एक पेशेंट आया है आपके पास, जो कि आपको कंप्लेंट दिखा रहा है, सीवियर पेन है, उसकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो कार्टविल शेप की, यानी रेड दिख रही है, कंजेस्टेड दिख रही है, कार्टविल अपीयरेंस है। और एक ऐसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है कि जैसा हो रहा है कि उसके अंदर जस्ट अभी जो मिडल ईयर है उसके अंदर जस्ट पास फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, और थोड़ा बहुत ही उसके अंदर बल्ज है, जिसको आप एंटीबायोटिक की मदद से सुखा के आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे और डीकंजेस्टेंट्स देंगे। तो एंटीबायोटिक से क्या हो जाएगा, हमारा जो पस फॉर्मेशन है उसको हम कंपनसेट कर लेंगे, एनाल्जेसिक से पेन उसको कंपनसेट हो जाएगा, डीकंजेस्टेंट जो हमारा कंजेशन हो रहा है उसको कंपनसेट कर लेगा। पर मान लो एक ऐसी कंडीशन आ गई, देखो अभी इसमें हमने क्या पढ़ा कि जस्ट अभी स्लाइट बल्ज है, मतलब थोड़ा बहुत ही बल्ज है, यानी पस ज़्यादा नहीं है। अब ऐसी कंडीशन हो जाए, अब इतने में भी आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो वो क्या होगा, पस और बनेगा और बनेगा और बनेगा, तो वो क्या होगा, अब ऐसी हो जाएगी कि अब सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और रेड हो है और कंजेस्टेड है, फुल बल्जिंग, ऐसा लग रहा है कि बस अब क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, इम्पेंडिंग रप्चर है, मतलब अब आगे जाके बस इसका रप्चर होने ही वाला है। तो आप क्या करोगे, मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी यानी कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर आप इंसिजन दे रहे हैं। इसको भी अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि क्या कर रहेंगे, मायरिंगोटोमी क्या है, इसको अपन देखेंगे कि मायरिंगोटोमी क्या है, इसके लिए अभी थोड़ा वेट करें। ऐसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो रही है कि उसके अंदर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड हो गई है, कंजेस्टेड है, फुल बल्जिंग है उसकी, ऐसा लग रहा है कि रप्चर हो ही जाएगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मायरिंगोटोमी, और साथ में एंटीबायोटिक चला देंगे, ताकि जो पस है वो निकल रहा है उसको क्या कर दें, हम सुखा दें। अब देखो, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि यार हम अगर इंसिशन नहीं लगाते, हम मायरिंगोटोमी नहीं करते, तो भी वो पस के कारण क्या हो रहा था, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होनी ही थी। तो हमने इंसिशन दे के ऐसा क्या काम कर दिया कि वो जो नॉर्मल होने वाला था उससे अपन ने अच्छा क्या कर दिया। तो इसका कारण ये है कि जो हम इंसिशन लगाएंगे वो इंसिशन ऐसा लगाएंगे कि वो क्या हो जाए, अच्छे से क्या हो जाए, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अच्छे से हील हो सके।
पर अगर वो उसको आपने छोड़ दिया और खुद उसको बस्ट होने दिया पस की मदद से, तो वो इस तरीके से रप्चर होगी कि उसका ठीक होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब वो ठीक से इरेगुलर बाउंड्री के साथ में वो रप्चर होगी, जो कि ठीक से हील नहीं हो पाएगी और रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जब ज़्यादा बल्ज हो तो आपको मायरिंगोटोमी करना है। और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ में आपको फेशियल नर्व पाल्सी और लेबिरिंथाइटिस, मतलब फेशियल नर्व पाल्सी क्यों होगी, देखो होता ये है, आपका ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर की ये पोस्टीरियर वॉल मान लीजिए और ये आपके मान लीजिए ये मीडियल वॉल है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फेशियल नर्व, ये मान लीजिए आपका मिडल ईयर है, तो मिडल ईयर की ये पोस्टीरियर वॉल मान लीजिए और ये अपना मीडियल बॉर्डर मान लीजिए। तो मीडियल बॉर्डर से यहाँ से अपनी फेशियल नर्व आती है ऐसे, और यहाँ पे जाके ये एक इसका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है और यहाँ पे जाके डिसेंडिंग कर्व होता है फेशियल नर्व का। तो क्या होता है, और यहाँ पे अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो ये फेशियल नर्व जो है, ये जो है वो इसके इन्वॉल्वमेंट में आ सकती है। और ऐसे ही नहीं है कि फेशियल नर्व ऐसे ही पड़ी होती है, इसके ऊपर ऐसी कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन कैनाल। क्या बोलते हैं, फेलोपियन कैनाल, फेलोपियन ट्यूब नहीं, फेलोपियन कैनाल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, ये फेशियल नर्व होती है। और ये ऐसा नहीं होता कि फेलोपियन कैनाल पूरी तरीके से ऐसी होती है, इसके अंदर कुछ फेनेस्ट्रेशन होते हैं, मतलब कुछ इसके अंदर गैप होते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो उसके अंदर जा सकता है। इसलिए हमें बहुत चांसेस है कि जो हमारा मिडल ईयर इन्फेक्शन है उसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर, ऐसे मिडल ईयर की एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन जिसके अंदर फेशियल नर्व पाल्सी है और लेबिरिंथाइटिस की कंडीशन हो सकती है जिसके कारण वर्टाइगो आ रहा है पेशेंट को, तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, मायरिंगोटोमी करना है। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर इंसिशन देके वो सारे पस को क्या कर लेना है, ड्रेन कर लेना है। तो हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। सबसे पहले तो हमें ओटेल्जिया देखने को मिलेगा। ओटेल्जिया मतलब कुछ नहीं है, पेन हो रहा है पेशेंट को। फीवर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फीवर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है इसलिए तो फीवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हियरिंग लॉस, अब ये हियरिंग लॉस भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हियरिंग लॉस हो रहा है, सबसे पहले आप समझिए कि जैसे ये मिडल ईयर है, इसके अंदर हमारे तीन, ये जो पूरा ईयर है, जैसे ये एक्सटर्नल ईयर है, ये अपना पिन्ना है, ये पूरा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके बाद में ये हमारा क्या है, मिडल ईयर। ये पूरा ये पिन्ना से लेके यहाँ पे फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो कि इनर ईयर में खुलती है ना, मतलब ओवल विंडो पे ओपन होती है। तो ये पूरा जो आपका है पिन्ना से लेके मिडल ईयर कैविटी तक ये जो पूरा एरिया है ये अपना कहलाता है कंडक्टिव पार्ट, है ना। और ये क्या करता है, यहाँ से साउंड कलेक्शन होता है और ये ईयर ओसिकल की मदद से वो जो हमारा साउंड वेव है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे। अब हियरिंग लॉस कैसे होगा, देखिए समझिए, इसमें भी हियरिंग लॉस भी कौन सा हियरिंग लॉस होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस मतलब या तो यहाँ पे कोई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में दिक्कत आएगी या तो ईयर ओसिकल में कोई दिक्कत आएगी। होता क्या है, अब जैसे पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो सोचे कि यहाँ से साउंड वेव आ रही है। और आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक पानी की बाल्टी है जिसके अंदर आप घंटी बजा रहे हैं, पूरी भरी हुई बाल्टी के अंदर आप अंदर घंटी ले गए और आप घंटी बजा रहे हैं, तो बाहर आपको आवाज़ आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो वैसे ही होगा इसके अंदर कि ये पूरे फ्लूइड से भरी हुई है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड वाइब्रेशन तो आ रही है पर यहाँ पे ईयर ओसिकल का ठीक से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि ये जो पस बना था वो बल्ज कर रहा था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती जा रही है, पूरी बल्ज होते होते एक बार क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, जिसके कारण भी यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन साउंड का ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा हमारे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर। फिर तीसरा है हमारा ओटोरिया। ओटोरिया हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइट हाउस साइन या पल्सेटाइल ओटोरिया, इरिटेबिलिटी, रिड्यूस एपेटाइट और फैटिग। ठीक है, एक फिर हमने पढ़ा था कि छोटे बच्चों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो यूस्टेशन ट्यूब होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती है, शॉर्ट होती है, तो उनका जो हमारा इन्फेक्शन का फैलने का जो काम है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए जो है हमारा छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जैसे हमने यहाँ पे अब जैसे प्रेजेंटेशन में ट्रीटमेंट देखा कि कैसा ट्रीटमेंट देना है हमें, तो जैसे हमने यहाँ पे मायरिंगोटोमी पढ़ा था, फिर यहाँ पे हमने मायरिंगोटोमी पढ़ा था, तो हम समझ लेते कि एक्चुअल में मायरिंगोटोमी है क्या। मायरिंगोटोमी कुछ नहीं है, आपको एक इंसिशन देना है, कहाँ पे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, और ये इंसिशन कहाँ देना है आपको, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे देना है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में तो देना है पर पोस्टीरियर इन्फीरियर देना है। पोस्टीरियर
इन्फीरियर क्वाड्रेंट में देना है। पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में क्यों देना है, क्योंकि अगर आप पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में देंगे तो वहाँ पे आपको चांसेस है कि आप फेशियल नर्व को इंजर कर दें, आप इंक्रीडो स्टेपेडियल जो जॉइंट है उसको इंजर कर दें, आप ओवल विंडो को इंजर कर दें। तो वहाँ पे आपको पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में आपको इंसिजन देना है, ना कि पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में। उसके अलावा जो शेप है वो आपको शेप कैसा देना है इंसिजन का, आपको देना है ऐसा कर्वीलिनियर देना है, आपको रेडियल इंसिजन नहीं देना है। अगर आपने रेडियल इंसिजन दिया तो वो पस थोड़ी देर के लिए ड्रेन होगा, ये वापस बंद हो जाएगा। ये ऐसा समझ लो कि ये आपका पूरा वो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, आपने रेडियल कट दिया तो ये ऐसा खुला था वापस जाके बंद हो जाएगा, खुला था वापस जाके बंद हो जाएगा, तो आपका जो पस है वो ढंग से ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो आपको कौन सा इंसिजन देना है, कर्वीलिनियर देना है। और अगर आपको रप्चर्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लेके ही कोई पेशेंट आता है आपके पास में, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है, आपको एंटीबायोटिक देनी है, डीकंजेस्ट देना है और एनाल्जेसिक देना है। और जो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ऑलरेडी रप्चर हो चुकी है, पर इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो 3 महीने के अंदर अपने आप हील हो जाती है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल था हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू।